Hello and a lovely morning and at the same time great welcome। तो बड़े मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं। तो जैसा कि आप सब जानते हैं आज पहली क्लास है कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की, करेक्ट। तो ऑब्वियसली ये जो पर्टिकुलर सेशन हमने रखा है और जैसा कि मोस्टली हम करते हैं जब भी कोई कोर्स हम स्टार्ट करते हैं तो पहला सेशन बेसिकली एक इंट्रो सेशन है जिसमें हम एक प्रीव्यू देने की कोशिश करते हैं और कुछ जो हमारे सवालात होते हैं मन में उनका आंसर देने की कोशिश करते हैं। मसलन जैसे कि इस पर्टिकुलर सेशन में हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि हमारा बेसिकली कोर्स कंटेंट क्या है। ऑफ कोर्स उसके बाद हमारी चर्चा का विषय ये भी होगा कि हमारा स्टडी प्लान क्या होगा। स्टडी प्लान का मतलब है हमें किस ऑर्डर में अपने कोर्स को या चैप्टर्स को करना है। उसके बाद हम ये भी देखेंगे कि कोर्स को करते वक्त हमें किन चीजों का ध्यान रखना है, क्या क्या यार्ड स्टिक्स हैं, क्या क्या पैरामीटर्स हैं जिनका हमने ख्याल करना है। कुल मिलाकर के कहने का अभिप्राय मेरा ये है कि किस तरीके से हमने तैयारी करनी है। उसके बाद डेफिनेटली हम आपको कुछ स्टूडेंट्स के अपने रिव्यूज भी प्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे रिव्यूज हमारे पास आए हैं कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के, बड़ा अच्छा लगता है और बहुत अच्छे रिव्यू हैं और डेफिनेटली ट्राई टू शो यू दैट, करेक्ट। और उसके बाद फिर बाद में हम कुछ और चीजों की चर्चा भी करेंगे और वो चर्चा का विषय क्या होगा वो कुछ लम्हों के बाद हम आपके सामने रखेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करे हुए अब मैं डायरेक्टली कंटेंट्स पे आता हूं जिसके लिए हमने इस पर्टिकुलर सेशन को रखा है, ठीक है। और मैं यहां पर स्लाइड भी चेंज करता हूं। ये जो शीट है, करेक्ट, जो बच्चे यहां फेस टू फेस में हैं वो तो इसको अभी काउंटर से ले सकते हैं शीट को, करेक्ट। और जो हमारे ऑनलाइन के स्टूडेंट्स हैं डेफिनेटली जब हम आपको मटेरियल भेजेंगे तो ये वाली शीट भी आपके पास भेज दी जाएगी। उसके अलावा जो हमारे पेन ड्राइव मोड में क्लासेस जाती हैं उसमें तो ये शीट मौजूद होगी, इसलिए आपको लिखने की फिलहाल आज के दिन में कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। आइए अब स्टार्ट करते हैं कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। सबसे पहले तो मेरे कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का मतलब पता होना चाहिए। कोई भी चीज जब हम करते हैं तो उसके बारे में हमें पूरी जानकारी और गहरी जानकारी होनी चाहिए, कम से कम इस लेवल पे। कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, इससे पहले आपने ग्रुप 1 और 2 में जो भी सीखा है या उससे पहले के लेवल में भी आपने, जब आप 11th में थे, 12th में थे, बीकॉम में थे और ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में, अभी तक आपने जो भी सीखा वो सिर्फ और सिर्फ ये सीखा कि अकाउंट्स की प्रिपरेशन कैसे होती है। लेकिन अब आपको ये लेवल नहीं है। कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का मतलब है कि अब आप इसमें यह सीखेंगे कि जो आपने अपने अकाउंट्स को प्रिपेयर कर लिया है उसकी रिपोर्टिंग कैसे करी जाती है। जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, ऐसी पार्टीज जिनका भी इंटरेस्ट है आपके ऑर्गेनाइजेशन में, खासतौर से कंपनी में, क्योंकि कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग नाम है, इसका मतलब यहां पर कंपनीज के कॉन्टेस्ट में हम बातचीत करेंगे। तो एक कंपनी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रिपोर्ट किस तरीके से करती है। और यहां पर मैं एक चीज आपको पहले से आगाह कर दूं, जब हम रिपोर्टिंग करते हैं तो रिपोर्टिंग करने का मतलब यह है कि हमें हर चीजों का, हमें यानी कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का हर प्रोविजन का हमें ध्यान रखना होगा। प्रोविजन से मेरा मतलब है कि हमें तमाम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की जानकारी होनी चाहिए। एग्जिस्टिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की, कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की, कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग मुझसे निकल गया, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की यानी कि IFRS की, जिसको कि हम इंड AS बोलते हैं इंडियन कॉन्टेक्स्ट में। जितने भी स्टैंडर्ड हैं, उसके अलावा जो रेगुलेटरीज बॉडीज हैं जैसे सेबी है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है, तो इनकी भी जानकारी हमारे पास होनी चाहिए। तो इसलिए इस लेवल पे जब आप अपने चैप्टर्स की तैयारी करेंगे तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना होगा। तो सबसे पहले तो ये बहुत जरूरी है जिंदगी में, इनफैक्ट जिंदगी का ये फलसफा है। हम जिंदगी में किसी भी कठिन चीज को जब हासिल करना चाहते हैं तो हमें पैरामीटर्स का बहुत ख्याल करना पड़ता है। ये पैरामीटर से मेरा मतलब क्या है, अगर आप मुझे 2 मिनट का वक्त दें तो मैं अक्सर अपनी पहली क्लास में ये बात समझाने की कोशिश करता हूं स्टूडेंट्स को। हालांकि इस लेवल पे अब आपको और मेरे बीच में फासला बहुत ज्यादा नहीं है, ऑनेस्टली स्पीकिंग। अकाउंट्स की तमाम जानकारी आपके पास भी है और अकाउंट्स की तमाम जानकारी ऑफ कोर्स हमारे पास भी है। तो फर्क यहां पर सिर्फ क्या है, मेरे एक्सपीरियंस का है, करेक्ट। और इस बात को बड़े तहे दिल से एक्सेप्ट करता हूं। तो पॉइंट मैं ये बता रहा था, जब हम किसी कठिन चीज को हासिल करने की कोशिश करते हैं तो उसके कुछ पैरामीटर्स का हमें ख्याल करना पड़ता है, उसकी कुछ क्राइटेरियाज का हमें ख्याल करना पड़ता है। मसलन मुझे माउंटेन एवरेस्ट को अगर फतेह करना है, चढ़ना है, तो ऐसा तो नहीं है ना कि मैं कोट पैंट और टाई पहन करके माउंटेन एवरेस्ट की चढ़ाई स्टार्ट कर दूं और वो भी बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के स्टार्ट कर दूं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अगर इफ आई इंटेंड टू स्केल द माउंटेन एवरेस्ट, आई नीड टू बी प्रॉपरली गियर्ड इन द ड्रेस विच इज रिक्वायर्ड फॉर व्हाट वी कॉल स्केलिंग द एवरेस्ट। और उसके अलावा ऑफकोर्स हमारे पास ऑक्सीजन सिलेंडर्स वगैरह होने चाहिए और भी कुछ टूल्स होने चाहिए।
अगर मैं बिना ऑक्सीजन सिलेंडर की चढ़ाई चढ़ने की कोशिश करूंगा तो आई नीड नॉट रिक्वायर टू टेल यू व्हाट विल बी द कॉन्सिक्वेंस। तो कहने का तात्पर्य आप समझ जाना। कहने का मतलब है कि अगर कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की हमने गहनता से प्रिपरेशन करनी है तो हमारे को इसके तमाम पैरामीटर्स को, तमाम पहलुओं को सेटिस्फाई करना होगा। और वो सेटिस्फाई करने का एक छोटा सा ओवरव्यू मैंने अभी आपके सामने रखा। मैंने कहा आपको गहरी जानकारी होनी चाहिए हर प्रोविजंस की। और जब मैंने प्रोविजन अल्फाज वर्ड इस्तेमाल करा तो मेरा मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से है, बोथ एग्जिस्टिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से है, इंड AS से है, प्रोविजन से है, रेगुलेटरी बॉडी के प्रोविजन से है और ऑफ कोर्स कंपनी लॉ से भी है। करेक्ट। आइए सबसे पहले अब हम देखते हैं कि हमारा कोर्स कंटेंट क्या है, जो कि हमारे लिए देखना लाजमी है। जहां तक बेटे कोर्स कंटेंट का आपके सवाल है, जैसा कि आप देख रहे हैं अपनी शीट पर, आपको लिखने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, ये शीट सबके पास अवेलेबल होगी। तो सबसे पहले सेक्शन 1 गैप एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। इस पर्टिकुलर सेक्शन में 20 मार्क्स अलॉट करे गए हैं। इसका मतलब है जो कि ये पर्टिकुलर सेक्शन है, इसमें हमें एक तो एग्जिस्टिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जिसको हम सिंपली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलते हैं, उसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। टोटल 1 से लेकर के 29 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं और 1 से लेकर 29 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की जानकारी आपको होनी चाहिए। लेकिन अच्छी बात यह है कि इसमें से काफी स्टैंडर्ड आप ग्रुप 1 और 2 में पहले ही कर चुके हैं। उसके अलावा अब जैसा कि तुम लोगों को मालूम ही है, आजकल इंड AS की चर्चा बहुत जोरों पर है, तो इंड AS के बारे में आपकी भरपूर और गहरी जानकारी होनी चाहिए। इंड AS हमने बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली, बहुत वाइडेस्ट तरीके से हम अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कवर करने की, डेट आई कैन अश्योर यू। करेक्ट। तो इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर हालांकि आपको दोनों चीजें पढ़नी है, एग्जिस्टिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी और इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम इंड AS बोलते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम मेरा अपना मानना यह है कि कम से कम 20 में से 15 मार्क का जो प्रपोर्शन है वो इंड AS के लिए है, और ये मेरा अपना मानना है। और 5% यानी कि 20 में से 5 मार्क्स का जो पोर्शन होगा वो आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के लिए होगा। तो आपको ज्यादा जो स्ट्रेस करना है वो जाहिर है कि इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पर करना है। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की तैयारी कैसे करेंगे वो अभी हम कुछ लम्हों के बाद देखेंगे। अभी फिलहाल हम आपको एक्लिमेटाइज करा रहे हैं कि आपके कोर्स का कंटेंट क्या है। उसके अलावा दूसरे सेक्शन है अकाउंटिंग ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन एंड कॉर्पोरेट स्ट्रक्चरिंग। आपने इससे पहले ग्रुप 2 में या ग्रुप 1 में, अब मुझे खुद भी याद नहीं रहता, तो ग्रुप 2 में शायद है अमालगमेशन का चैप्टर आपने करा था। करेक्ट। वो जो चैप्टर आपने करा था वो उसको भी आप लोग बिजनेस कॉम्बिनेशन एंड कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग कहते थे, लेकिन वो आपने एग्जिस्टिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS 14 के अंतर्गत करा था। अब उसी चीज को बिजनेस कॉम्बिनेशन एंड कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग जिसको हम बोलते हैं, बिजनेस कॉम्बिनेशन एंड रिस्ट्रक्चरिंग अब हम करेंगे, बाद में हम देखेंगे कि इंड AS 103 के हिसाब से। किसके हिसाब से? इंड AS 103। अच्छी चीज यह है कि बहुत सारे इंड AS आपके रेलिवेंट चैप्टर के साथ कंप्लीट हो जाएंगे। ये सबसे अहम चैप्टर है, बिजनेस कॉम्बिनेशन एंड कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग। इस चैप्टर को करने में कम से कम हम 30 से लेकर के 35 लेक्चर्स, 30 to 35 लेक्चर्स डेफिनेटली वी विल टेक, करेक्ट, इन ऑर्डर टू कॉम्प्रिहेंसिवली कवर। एंड लेट मी अश्योर यू, इस पर्टिकुलर चैप्टर में जितने भी क्वेश्चंस हैं, और नियर अबाउट, अब मेरे को दावा तो नहीं है, लेकिन हमने जितने भी चैप्टर्स हैं उनको हमने सेक्शन वाइज जो है बांटा हुआ है। करेक्ट। नियरली देयर आर 20 सेक्शंस अंडर बिजनेस कॉम्बिनेशंस, और मॉड्यूल का एक क्वेश्चन हमने कवर करा हुआ है। ऑफ कोर्स उसकी भी चर्चा मैं अभी बाद में ज्यादा डिटेल में करूंगा, लेकिन पॉइंट अभी मैंने कहा, अभी इस समय फर्स्ट फेज में हम ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके कोर्स का कंटेंट क्या है। तो कोर्स का जो दूसरा कंटेंट है आपका, वो बड़ा अहम और सबसे सिग्निफिकेंट है। आप देख भी रहे हो कि इस पर्टिकुलर यूनिट को 20 मार्क्स दिए गए हैं। अब 20 मार्क्स में से आप एक 15 मार्क्स का क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो और एक 5 मार्क का क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और जो 5 मार्क का क्वेश्चन होगा आपका, एक इसमें टॉपिक होगा जिसमें आप देखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, गुडविल एटसेट्रा, तो या फिर गेन ऑन बार्गेन परचेज। इस सेक्शन में से आप एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और उसके अलावा जैसा कि मैंने कहा एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन भी आप इसमें से एक्सपेक्ट करेंगे। तो दिस हैपेंस टू बी द मोस्ट सिग्निफिकेंट चैप्टर ऑफ योर पार्ट। इसमें मैंने कहा कि 30 से 35 लेक्चर्स हम लेंगे। मॉड्यूल का एक हम कवर करेंगे, करेक्ट। तो बाद में इनफैक्ट मैंने जो बात कहनी है वो मैं उसको अभी दोहरा देता हूं। आपको मॉड्यूल टच भी करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हम पूरी कोशिश करते हैं कि मॉड्यूल का एक कतरा हम कवर यहां पर करेंगे, क्लास में कवर करेंगे, और रेलिवेंट चैप्टर्स में जितने भी क्वेश्चंस होंगे, मॉड्यूल के क्वेश्चंस उसमें शामिल होंगे। उसके अलावा
फिर आपका जो नेक्स्ट सेक्शन है वो है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। दो चैप्टर आपके सबसे अहम हैं, सबसे वृहत हैं और सबसे बड़े हैं और सबसे फॉर्मेडेबल हैं, और एक वर्ड मुझे और दो यूज करने की कि पावरफुल भी हैं। करेक्ट। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का बेटे जहां तक सवाल है 20 मार्क्स इसको भी अलॉटेड है, और इसमें से भी आप एक 5 मार्क का क्वेश्चन और एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन 15 मार्क का एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कंसोलिडेशन का जो चैप्टर होगा उसमें भी तकरीबन हमारे 30 से 35 लेक्चर लगेंगे। आई नीड नॉट रिक्वायर टू ऐड दिस दैट कि हमारी कोशिश यही रहती है कि मॉड्यूल के सारे क्वेश्चंस की कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज करें। मैंने आपको एश्योर करा हुआ है कि वी आर गोइंग टू गिव यू द वाइडेस्ट पॉसिबल कवरेज। हम सबसे ज्यादा वाइडेस्ट पॉसिबल कवरेज देने की कोशिश करते हैं, और इस बात का हमें फख्र भी है। फख्र इस बात के लिए है क्योंकि आपके जो मैसेजेस आए हैं उनको देख करके हमें अच्छा लगा, तो इसलिए हम फख्र भी महसूस करते हैं ऑन आवर पार्ट। जैसा कि हमेशा कहता रहता हूं, खासतौर से जो मेरे इंग्लिश वर्जन के कोर्सेज हैं, जैसा कि आप सबको मालूम है कि CFR के जो कोर्सेज हैं, हमारे 2 पैरेलल कोर्सेज भी मौजूद हैं। ये बात मैं थोड़ी ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए कह रहा हूं, अदरवाइज फेस टू फेस के स्टूडेंट्स सोचेंगे ये बात यहां पर कहां से आ गई। एक मेरे ऑनलाइन के स्टूडेंट्स के लिए ये मैसेज है कि मेरे 2 कोर्सेज होते हैं। कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का एक हिंदी वर्जन का कोर्स भी है। ये जो क्लासेस बाद में जो रिकॉर्डेड फॉर्म में होंगी, ये हिंदी वर्जन कोर्स है जिसको हम बोलते हैं, हालांकि इसमें हम बीच बीच में इंग्लिश भी यूज करते हैं, लेकिन अधिकतर हमारा जो कन्वर्सेशन का मीडियम रहता है वो हिंदी रहेगी। करेक्ट। या आम बोलचाल की भाषा रहेगी, जिसको कई लोग बाइलैंग्वेज भी बोल देते हैं। उसके अलावा जिन लोगों का थोड़ा सा हाथ हिंदी में तंग है, खासतौर से जो ईस्टर्न एरिया के लोग हैं या फिर जो सदर्न रीजन के लोग हैं, जिनकी की कंफर्टेबिलिटी थोड़ी सी इंग्लिश में ज्यादा होती है, तो वो हमारा प्योरली इंग्लिश वर्जन का कोर्स भी क्या बोलते हैं, ऑनलाइन मोड पर, पेन ड्राइव मोड पर ले सकते हैं। इज इट क्लियर टू यू? तो ये चीजें हैं। तो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट तीसरा है आपका, और सेक्शन सी जैसे कि 20 मार्क्स का है, बहुत अहम चैप्टर है। इससे पहले आपने जो चैप्टर करा था कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसको कई लोग होल्डिंग कंपनी भी बोलते हैं, वो आपने AS21, AS23 और 27 के अंतर्गत करा था। जबकि इस लेवल पे हम देखेंगे कि इस चैप्टर को जब हम करेंगे तो इंड AS 110, इंड AS 111, इंड AS 112 और इंड AS 27 और 28 के परिप्रेक्ष्य में करेंगे। इसका मतलब जैसा कि कुछ लम्हा पहले मैंने कहा कि बहुत सारे इंड AS हैं जिनका कि ताल्लुक जो है बिल्कुल प्रैक्टिकल चैप्टर से है। तो जब आप उस प्रैक्टिकल चैप्टर को करेंगे तो जाहिर है कि वो इंड AS ऑटोमेटिकली आपके प्रिपेयर हो जाएंगे। जैसे कि आपने देखा कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 4 इंड AS आपके साथ साथ प्रिपेयर हो जाएंगे। इंड AS 110, इंड AS 111, 12, 27, 28, all these will form part of consolidated financial statements. करेक्ट। उसके अलावा फिर है, और ये बड़ी अहम यूनिट है, मैंने आपको बताई दिया है कि मैं एक्सपेक्ट करता हूं, हालांकि मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि इसमें से एक 5 मार्क्स का छोटा क्वेश्चन और 15 मार्क का कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट करेंगे। उसके अलावा सेक्शन डी का जो ताल्लुक है वो डेवलपमेंट इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड अदर आइटम्स ऑफ रिपोर्टिंग से है, और इस यूनिट को 25 मार्क्स अलॉट है, और होने भी चाहिए क्योंकि इसके अंदर इतने सारे चैप्टर्स हैं। हालांकि कुछ बड़े चैप्टर नहीं है, लेट मी मेक इट एब्सोल्युटली क्लियर। इसका नाम है रीसेंट ट्रेंड्स इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। अब समय के साथ साथ हर चीज बदलती जा रही है, हालांकि ये चीजें मैं क्लास में ज्यादा कहूंगा क्योंकि ये सिर्फ इंट्रोडक्टरी क्लास है, इसमें मैं बहुत ज्यादा गहराई में नहीं जा सकता। लेकिन मैंने कहा कि समय के साथ साथ लम्हा ब लम्हा बदलती जिंदगी के साथ साथ अकाउंटिंग का जो स्फेयर है वो भी चेंज हो रहा है। अब पहले जो एंटरप्राइजेस होती थी या जो एंटिटीज होती थी, उनका मेन लक्ष्य यही होता था प्रॉफिट, कि हमें लाभ कितना हो। लेकिन मैंने कहा समय के साथ चीजों में बदलाव आ रहा है। अब हम कॉर्पोरेट सेक्टर से एक्सपेक्ट करते हैं कि आप सिर्फ और सिर्फ हमें अपने ऑपरेशनल रिजल्ट्स के बारे में ना बताएं, उनके बारे में तो खैर बताएं, लेकिन उसके अलावा आप हमें यह भी बताएं कि आप सोसाइटी के लिए, इन्वायरमेंट के लिए, गवर्नमेंट के लिए क्या काम करें, अपनी कम्युनिटीज के लिए क्या क्या काम करें। और इनफैक्ट अब लॉज भी कुछ इनेक्ट हो गए हैं जिसमें कि जितने भी कॉर्पोरेट सेक्टर के एंटरप्राइजेस हैं उनके ऊपर अब एक दबाव या मैंडेशन सा हो गया है कि उनको अपने प्रॉफिट का कुछ पार्ट, या यूं कहें कि उनको अपने ऑपरेशंस का कुछ पार्ट सिर्फ और सिर्फ केंद्रित लाभ कमाने तक ही सीमित नहीं रखना है। अब उनको यह देखना पड़ता है कि हम जो अपने ऑपरेशंस कर रहे हैं उससे इन्वायरमेंट डैमेज ना हो, पॉल्यूशन पे ज्यादा बुरा असर ना पड़े, कम्युनिटीज के लिए वो कुछ प्रोग्राम करें, जैसे सेव ट्रीज प्रोग्राम है, या स्कूल एजुकेशन के लिए करें, अपलिफ्टमेंट ऑफ सोसाइटी के लिए करें। तो ये जो है फाइनेंशियल डेवलपमेंट ऑफ अकाउंटिंग, इसी का एक पहलू है।
इसके अंदर कुछ चैप्टर्स हैं जो प्योरली थ्योरेटिकल एंगल है, लेकिन मैंने ये भी देखा है कि बहुत से स्टूडेंट थ्योरेटिकल चैप्टर्स को बिल्कुल नेग्लेक्ट करते हैं, जो आपने बिल्कुल नहीं करना है। ये बात मुझे दोबारा कहने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। मैंने कुछ लम्हा पहले आपको एग्जाम्पल दिया था कि कठिन चीजों को अगर आप आसानी से थोड़ा सा हासिल करना चाहते हैं तो बहुत जरूरी है कि जितने भी उस चीज को हासिल करने के पैरामीटर्स हैं उनको आप पूरा करें। उन पैरामीटर्स में सबसे बड़ा पैरामीटर यही है कि हर चैप्टर को ग्रेट इंटेंसिटी से आपने पढ़ना है। किसी भी चैप्टर को आप नेग्लेक्ट ना करें, चाहे वो कितना ही सूक्ष्म चैप्टर क्यों ना हो। अगर आप मुझे इजाजत दें ये शब्द इस्तेमाल करने की, इसके अंदर कुछ चैप्टर्स आप पढ़ेंगे जैसे कि सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग। कई एक्चुअली सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग और ट्रिपल बॉटम लाइन में कोई खास डिफरेंस नहीं है। ये एक थ्योरेटिकल चैप्टर है, 2 या 3 पेजेस आपके मॉड्यूल के इसको डिवोट करे गए हैं। हम इसकी भी कवरेज करेंगे और ऑनलाइन के स्टूडेंट्स जो हैं उनको मैं ये बात बता दूं कि सारे के सारे चैप्टर्स की कवरेज आपको यहां पर मिलेगी। दूसरी चीज, इसमें इसी के अंदर एक चैप्टर आता है कॉर्पोरेट सोशल रिपोर्टिंग। करेक्ट, कॉर्पोरेट सोशल रिपोर्टिंग करेक्ट। जैसा कि आप सबको मालूम है, आपने टेक्स्ट में भी पढ़ा होगा कि जो कंपनीज हैं उनको अपने प्रॉफिट का कुछ पार्ट जो है प्रॉफिट CSR एक्टिविटी, कॉर्पोरेट सोशल एक्टिविटीज के लिए रखना पड़ता है। इसके अलावा इसमें एक चैप्टर है फेयर वैल्यू मेजरमेंट। ये जो चैप्टर है दरअसल इंड AS 113 पर आधारित है, या यूं कहे कि इंड AS 113 ही फेयर वैल्यू मेजरमेंट से रिलेटेड है। तो अगर आप इंड AS 113 करते हैं या ये चैप्टर करते हैं तो इसका मतलब साथ साथ आपका ये चैप्टर और इंड AS 113 अपने आप हो जाएगा। आपने देखा इस दौरान छोटे से डिस्कशन में इंड AS 103 जिसका कि ताल्लुक बिजनेस कॉम्बिनेशन से था, इंड AS 110, 111, 112, 27 और 28 जिसको कि हम कंसोलिडेशन के तहत करेंगे। तो इतने सारे इंड AS तो आपके पहले ही हो गए। उसके अलावा फिर मेरे जैसा कि बातचीत में अभी आपसे कहा कि इंड AS 113 जो है जिसका भी ताल्लुक फेयर वैल्यू मेजरमेंट से है, तो इस चैप्टर को जब आप करेंगे तो इंड AS 113 की प्रिपरेशन ऑटोमेटिकली हो जाएगी। उसके अलावा एक छोटा सा चैप्टर और मॉड्यूल में दिया है, मुश्किल से 2 पेज अलॉट करे हैं, इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग। इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग में भी हम देखेंगे कि जो एंटरप्राइजेस हैं उनसे कहा जाता है, जब मैं एंटरप्राइजेस यहां वर्ड करूंगा इस पूरे कोर्स के दौरान, बाई चांस अगर हमारे मुंह से निकल भी जाए तो आपने उसको कंपनीज कॉन्टेक्स्ट में लेना है, क्योंकि जो पूरा कोर्स आपका आधारित है वो कंपनीज के कॉन्टेक्स्ट में है, कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। करेक्ट। तो इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग क्या होती है, इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग में आप क्या पढ़ेंगे। हालांकि मैंने कहा 2 पेज मॉड्यूल में अलॉट करे गए। हमने जितने भी थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं उनको एक्चुअली क्वेश्चन आंसर फॉर्म में बिल्कुल कराया गया है। तो आप एक बार जब उसको देखेंगे तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट। बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्टिंग, बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्टिंग करेक्ट। तो सेबी ने कुछ जितने भी BSE इंडेक्स की टॉप 500 कंपनीज हैं उनके ऊपर एक मैंडेशन डाला हुआ है कि आप बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्टिंग भी करें, यानी कि जब आप अपने बिजनेस की रिपोर्टिंग करेंगे तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करेंगे। और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए उन्होंने एक फॉर्मेट बनाया गया है। तो कोई भी कंपनी अपनी बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्टिंग जो करेगी उस फॉर्मेट के अंतर्गत करेगी। उसमें क्या क्या चीजें हैं, जब हम इस चैप्टर को करेंगे तो तब उसको देखेंगे। इस यूनिट के अंदर ये सारे चैप्टर्स है। आपने देखा इस यूनिट के अंदर सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग है, एक ट्रिपल बॉटम लाइन है जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले हमने बातचीत करी। कॉर्पोरेट सोशल रिपोर्टिंग है। कॉर्पोरेट सोशल रिपोर्टिंग को मॉड्यूल में केवल 1 पेज दिया गया है। करेक्ट। मैंने कहा ये छोटे छोटे चैप्टर है। फेयर वैल्यू मेजरमेंट भी इसके अंदर है। उसके अलावा क्या बोलते हैं, इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग भी है, बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, और उसके अलावा इसमें वैल्यूएशन, अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स है। इससे पहले भी मैंने YouTube में कुछ लेक्चर्स में ये बात करी है। मैं एक ही चीज से CMA से खफा हूं। अगर आप मुझे खफा होने की इजाजत दें, आफ्टर ऑल आई एम ए ह्यूमन बीइंग, आई कैन बी इंप्रेस्ड बट आई कैन बी डिप्रेस्ड सम टाइम टू। मेरी समझ में ये बात नहीं आई कि मॉड्यूल में जो दिया गया है, एक्चुअली ये जो चैप्टर है इसके अंदर 3 इंड AS आते हैं, इंड AS 107, इंड AS 109 एंड इंड AS 32। 3 स्टैंडर्ड्स पर आधारित ये चैप्टर है। इसी चैप्टर को जब हम किसी दूसरी प्रोफेशनल बॉडी के लिए क्लास लेते हैं तो तकरीबन हमें उस वक्त कहना पड़ता है कि इस चैप्टर को कराने के लिए हमें 80 लेक्चर्स लेने पड़ेंगे, 80 लेक्चर्स लेने पड़ेंगे, क्योंकि इस चैप्टर की सिग्निफिकेंस, अहमियत, और खास तौर से आज के कॉन्टेस्ट में और खास तौर से बढ़ते हुए कैपिटल मार्केट के कॉन्टेस्ट में बहुत ज्यादा है। तो मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि मॉड्यूल में जितनी कवरेज इसकी होनी चाहिए नहीं है। सिर्फ छोटा सा ब्रीफ ओवरव्यू आपको दिया हुआ है इंड AS 107 का, 109 का, 32 का, और एक भी उसमें प्रैक्टिकल इलस्ट्रेशन नहीं है। इस बात का मुझे अफसोस है।
पर एनीवे तो इसका मतलब मॉड्यूल में 2 या 3 पेजेस इसको अलॉट करे गए हैं, उसमें कोई भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस नहीं है, तो उसी हिसाब से हम इसको करने की कोशिश करेंगे। यानी कि हमें इसमें 3 से 4 लेक्चर्स लगेंगे। लगना तो एक ही लेक्चर चाहिए जितना मॉड्यूल है, लेकिन हम कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी करेंगे। तो 3 से 4 लेक्चर। इससे पहले की जो मैंने बात करी है, ये थ्योरेटिकल एस्पेक्ट के चैप्टर्स थे। यानी कि जैसे सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग है, उसमें हमने 2 लेक्चर्स की जरूरत पड़ती है। ट्रिपल बॉटम लाइन में हमें 1 लेक्चर की जरूरत पड़ेगी, और 1 या 2 लेक्चर की जरूरत पड़ेगी। कॉर्पोरेट सोशल रिपोर्टिंग 1 लेक्चर इनफ है। फेयर वैल्यू मेजरमेंट में 2 या 3 लेक्चर्स लगेंगे। इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग में 1 लेक्चर लगेगा। बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्टिंग में 1 या 2 लेक्चर लगेंगे। इसके लिए मैंने कहा एक दूसरी प्रोफेशनल बॉडी के लिए इसी चीज को जब हमें कराना पड़ता है तो 80 लेक्चर्स हमें चाहिए, लेकिन आपके लेवल पे इसमें हमें सिर्फ 4 लेक्चर चाहिए, क्योंकि मॉड्यूल में मैंने कहा कि सिर्फ 3 पेजेस शायद हो सकता है 2 पेजेस हो, तो 3 पेजेस से ज्यादा इसको अलॉट नहीं है। अनफॉर्चुनेटली उसमें जितनी गहराई से इसको इस लेवल के स्टूडेंट्स के लिए देना चाहिए वो नहीं है, बट इट हैपेंस टू बी वेरी सिग्निफिकेंट पार्ट इन द प्रैक्टिकल लाइफ। भले ही ये आपके कोर्स में कम है, लेकिन मेरी फिर भी आपसे इल्तिजा है, एडवाइस है कि जहां तक हो सके जब भी आपको वक्त मिले इस चैप्टर पे आप स्ट्रेस करने की कोशिश करें, क्योंकि इन प्रैक्टिकल लाइफ दिस चैप्टर इज गोइंग टू प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। उसके अलावा फिर इसी यूनिट के अंदर आपका जीएसटी अकाउंटिंग एक नई चीज, यहां पर मैं सीएमए को बधाई देना चाहूंगा, इंस्टीट्यूट को बधाई देना चाहूंगा। उन्होंने अच्छा स्टेप लिया। इट शुड बी मेड ए पार्ट ऑफ द कोर्स। उन्होंने लिया, और शायद ये सबसे पहले लिया। तो अकाउंट्स में खासतौर से जीएसटी का समन्वय बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आजकल के बदलते समय में जीएसटी की जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो इसमें हमने 4 लेक्चर्स लिए हैं। मॉड्यूल में एलिमेंट्री फॉर्म में दिया हुआ है, उसमें केवल 2 कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन दिए हैं, और वही 2 कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन हमने कराए हैं। उसके अलावा हमने बहुत सारे अपने क्रिएटेड इसमें इलस्ट्रेशंस भी हम इसमें करेंगे। तो टोटल 4 लेक्चर्स की इसमें हमें दरकार या जरूरत पड़ेगी। एनबीएफसी जिसमें कि अब इंडेस जरूरी हो गए हैं, तो एनबीएफसी को हमने उसी हिसाब से कराया है। एनबीएफसी में 4 से 5 लेक्चर्स लगेंगे, नॉन बैंकिंग कंपनीज, और उसके अलावा वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स भी इसी यूनिट, ये जो यूनिट 25 मार्क की आपको नजर आ रही है, ये इसी यूनिट के अंदर के चैप्टर्स हैं। इसमें कुछ थ्योरेटिकल चैप्टर्स मैंने बोला, उसके अलावा छोटा सा सेक्शन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड है, जिसके अंतर्गत इंड AS 107, 109 और 32 आते हैं। उसके अलावा जीएसटी अकाउंटिंग इसके अंदर आएगी, जिसमें कि हमें 4 लेक्चर्स की जरूरत पड़ेगी। एनबीएफसी में 4 लेक्चर्स की जरूरत पड़ेगी। वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स और वैल्यूएशन ऑफ गुडविल भी आपके कोर्स का पार्ट है। वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स को करने में तकरीबन हमें 17 लेक्चर्स की जरूरत पड़ती है। 15 से 17 लेक्चर्स की जरूरत पड़ेगी। हम कॉम्प्रिहेंसिवली इसकी कवरेज करेंगे। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में भी हो सकता है कि हमें 10 से 12 लेक्चर्स की जरूरत पड़े, तो उसी हिसाब से इनकी प्रिपरेशन होगी। इसी यूनिट में आप देख रहे हो, इस यूनिट जो 25 मार्क्स की उसके अंदर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल भी है, वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स भी है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स भी है, जीएसटी अकाउंटिंग भी है, और उसके अलावा वो तमाम थ्योरेटिकल चैप्टर्स भी है। जितने भी थ्योरेटिकल चैप्टर हैं उसमें से आप 4 मार्क का कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि हर थ्योरेटिकल उसमें से आएगा, देखिए किसी एक पर्टिकुलर उसमें से आ सकता है, करेक्ट। फिर एक शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजेक्शन, इसका ताल्लुक इंड AS 102 से है। अगर आपने इस दौरान नोट करा हो तो कितने इंड AS आपके ऑलरेडी रेलिवेंट चैप्टर के साथ हो गए। इंड AS 110 आपका रेलिवेंट चैप्टर के साथ, इंड AS 103 रेलिवेंट चैप्टर के साथ, इंड AS 111 रेलिवेंट चैप्टर के साथ, 111, 112, 27, 28 और इंड AS 113 की चर्चा भी मैं कर चुका हूं, और उसके अलावा इंड AS 107, 109 और 32 इसकी भी चर्चा मैं कर चुका हूं। और उसके अलावा शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजेक्शन है, ये एक टफ चैप्टर है। कई बच्चे इस चैप्टर को पता नहीं है कि इसमें बहुत सारी मॉडिफिकेशन अब हो चुकी है, तो अब हमें प्योरली इसको इंड AS 102 के हिसाब से करना है। हालांकि किसी जमाने में हम इसको ICAI के गाइडेंस नोट के हिसाब से करते थे, जब उस वक्त ये स्टैंडर्ड उतने एप्लीकेबल नहीं थे। तो इसमें काफी चेंजेस है, तो इस चैप्टर को आपने बहुत अच्छी तरह से करना है। हालांकि इस यूनिट में 25 मार्क का है, लेकिन मुझे जो लगता है कि ज्यादा पूछे जाने के चांसेस हैं। शेयर बेस्ड पेमेंट में से आप एक क्वेश्चन हमेशा एक्सपेक्ट करें, उसके अलावा जीएसटी अकाउंटिंग में से आप एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट करेंगे, और उसके अलावा जो थ्योरेटिकल चैप्टर्स मैंने नाम लिए थे उनमें से किसी 2 में से आपसे पूछा जा सकता है। सेक्शन E गवर्नमेंट अकाउंटिंग से है। अच्छी बात यह है कि इंडिया में आज के दिन में जो प्रोफेशनल बॉडीज हैं, उन प्रोफेशनल बॉडी में केवल आपकी बॉडी ही ऐसी है जिसने गवर्नमेंट अकाउंटिंग को अपने कोर्स का हिस्सा बनाया। यह अच्छी बात है। अगर कोई अच्छी बात होगी, जब हम डिप्रेस होते हैं तो बोलते हैं हम डिप्रेस है, और जब हम इंप्रेस होते हैं तो उसको तो बहुत खुल के कहना चाहिए।
गवर्नमेंट अकाउंटिंग शुड बी मेड ए पार्ट ऑफ द प्रोफेशनल बॉडीज, दिस आई फील सो, बिकॉज मैं देखता हूं कि बहुत से स्टूडेंट्स को गवर्नमेंट अकाउंटिंग के बारे में उतनी जानकारी नहीं है जितनी की होनी चाहिए। बिकॉज जैसे कि गवर्नमेंट के बारे में आपको पता होना चाहिए कि गवर्नमेंट में कौन अकाउंट बनाता है, गवर्नमेंट कहां से पैसा कलेक्ट करती है, उसको खर्च करती है, फिर गवर्नमेंट ने जो पैसा खर्च करा किस रूप में करा, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में करा, ग्रांट्स के रूप में करा, कंटिजेंसीज के रूप में करा, इन चीजों की जानकारी हमें होनी चाहिए। एनीवे, तो यही चीजें आपने गवर्नमेंट अकाउंटिंग में पढ़नी है। 15 मार्क्स का है, थ्योरेटिकल है, लेकिन हमने इसको बहुत गहनता से हम इसको कवर करने की कोशिश करते हैं, करेंगे, और इसमें शायद 6 से 7 लेक्चर हमें लगेंगे। लेकिन जब आप इस यूनिट को करेंगे तो इसके अंदर आपका स्ट्रेस एरिया यानी कि फोकल एरिया क्या होना चाहिए। इसके अंदर कुछ गवर्नमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, करेक्ट। उसमें से हालांकि कुछ नोटिफाइड है और कुछ अभी प्रपोज्ड है। हालांकि चाहे वो नोटिफाइड हो चाहे वो प्रपोज्ड हो, उसकी जानकारी आपको होगी और वो हम आपको कराएंगे। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पे जो गवर्नमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है उसको हमने ज्यादा टारगेट करना है और उसमें से अधिकतर एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। जहां तक रहा आपके सवाल के कोर्स कंटेंट का, उसका ओवरव्यू मैंने आपको देने की कोशिश करी। और जैसा कि कुछ लम्हा पहले जब इस सेशन को मैंने स्टार्ट करा था, मैंने यह भी कहा था कि इस सेशन में हम ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि हमें किस ऑर्डर में करना है। ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा यहां पर मिसप्रिंट है, ध्यान में रखें। जब आप शीट लेंगे तो उसमें अपने आप कर लेना। हालांकि जब आप चैप्टर को करेंगे तो आपकी कोशिश होनी चाहिए कि पहले आप बिजनेस कॉम्बिनेशन को करें, क्योंकि बिजनेस कॉम्बिनेशन चैप्टर को हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें आप वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इंड AS 103 के हिसाब से देखेंगे। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल जिसकी की जरूरत बहुत जगह पर आपको पड़ेगी। और एक नया वर्ड आजकल यूज होता है जिसको हम बोलते हैं नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट होल्डर्स, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट होल्डर, और एक और वर्ड यूज होगा गेन ऑन बार्गेन परचेज। तो ये जो टर्मिनोलॉजी है ये आपके लिए जाननी बहुत जरूरी है। तो बिजनेस कॉम्बिनेशन को आप पहले करेंगे, उसके बाद आप नंबर 2 पे कंसोलिडेशन को करेंगे। जब आप ये 2 चैप्टर कर लेंगे तो कोशिश आपकी ये होनी चाहिए कि पहले आप प्रैक्टिकल चैप्टर्स को पूरा कर लें। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। अब वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में ये लाइन मैंने ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए लिखी है, क्योंकि मैंने कुछ लम्हा पहले आपसे कहा कि इस चैप्टर को करने में हमें 10 से 12 लेक्चर्स लगेंगे। लेकिन अगर सपोज मैंने 14 लेक्चर दिए हैं तो आप उसमें से लास्ट के 2 लेक्चर मत करना। कहने का मतलब है अगर 12 लेक्चर है तो पहले 10 लेक्चर करना। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? क्योंकि ये आपके मॉड्यूल में बहुत एलिमेंट्री मैनर में दिया हुआ है और पहले 10 लेक्चर इनफ होंगे। वैल्यूएशन ऑफ शेयर में मैंने कुछ लम्हा पहले अभी कहा कि तकरीबन हमें लगेंगे 16 से 17 लेक्चर्स या 15 से 17 लेक्चर्स। तो आपको मैंने यहां पहले 10 लिखा है, लेकिन ये 15 होना चाहिए एटलीस्ट। तो पहले 15 लेक्चर्स तो आपने करने ही करने, यानी कि लास्ट के 2 आप छोड़ सकते हैं। एक्चुअली हम लास्ट के 2 में थोड़े एडवांस लेवल के क्वेश्चंस कराते हैं, हालांकि उन क्वेश्चंस के आने के कोई चांसेस नहीं हो सकते ऑनेस्टली स्पीकिंग, लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ डूइंग वी ऑलवेज डू दैट। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जिसके अंदर मैंने उसके बाद आप शेयर बेस्ड पेमेंट करेंगे, जैसे कि इंड AS 102 पर यह आधारित है और इसमें जितने भी लेक्चर्स होंगे वो सारे करने होंगे। हालांकि यहां पर जितने भी लेक्चर होंगे, ये बात मैं ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए कह रहा हूं, करेक्ट। शेयर बेस्ड पेमेंट में तकरीबन हमें जरूरत पड़ती है 8 से 10 लेक्चर्स की। तो मेरे ख्याल से ये लेक्चर्स जो होते जितने भी लेक्चर्स होंगे वो आपको करने पड़ेंगे। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में मैंने कहा हमें 4 लेक्चर्स की जरूरत पड़ेगी, आपको चारों के चारों करने पड़ेंगे। उसके अलावा जितने भी हमने थ्योरेटिकल एस्पेक्ट से रिलेटेड यहां पर कवरेज होगी, उसके जितने भी लेक्चर्स बनेंगे वो भी आपको करने पड़ेंगे। जैसे कि गवर्नमेंट अकाउंटिंग में है, सारे लेक्चर करने पड़ेंगे। CSR का मतलब कॉर्पोरेट सोशल रिपोर्टिंग, IG का मतलब इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग। हालांकि मैंने कुछ लम्हा पहले यह भी कहा था गवर्नमेंट अकाउंटिंग को करने के लिए मैं 6 से 7 लेक्चर की जरूरत पड़ेगी। CSR क्योंकि आपके मॉड्यूल में सिर्फ एक पैराग्राफ गिवन है तो इसके लिए 1 लेक्चर इनफ है। इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग भी आपके मॉड्यूल में 1 या 2 पेजेस का दिया हुआ है तो मुश्किल से हमें 2 लेक्चर्स इसमें लगेंगे। BRR भी आपके मॉड्यूल में 2 या 3 पेजेस का दिया है तो उसके लिए हमें 1 लेक्चर इनफ है, करेक्ट। क्योंकि बेसिकली जो 2 या 3 पेजेस है उसमें फॉर्मेट बड़ा बना हुआ है, अदरवाइज उसमें कंटेंट बहुत कम है। और ट्रिपल बॉटम लाइन, जब मैं ट्रिपल बॉटम लाइन लिखता हूं तो इसका मतलब सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग भी इसके अंतर्गत आ गई है। आइए जी, ये तो आपके चैप्टर्स हो गए, करेक्ट। और उसके अलावा जितने भी थ्योरेटिकल एस्पेक्ट के चैप्टर हैं 6 से लेकर 11 तक वो आपने कर लिए। अब मेन चीजें हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। पिछले सेशन में खासतौर से ऑनलाइन के स्टूडेंट्स ने हमसे कई बार ये मैसेज, जब मैंने लास्ट टाइम क्लास ली थी, करेक्ट, तो बहुत से स्टूडेंट ने
हमें काफी मैसेज करे, सर आप जरा हमें बता दीजिए कि कौन से स्टैंडर्ड करने हैं, कौन से नहीं करने हैं। इस तरह के मैसेजेस और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और इंड एएस को लेकर के स्टूडेंट्स में काफी आशंकाएं थी। लेकिन खैर प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। जहां तक एग्जिस्टिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है 1 to 29 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। जितने भी एग्जिस्टिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है आपको मुझसे बेहतर मालूम है, लेकिन मैंने इसमें लिखा है कि जितने भी एग्जिस्टिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैं वो सारे ही करने हैं, लेकिन अब हम 14, 21, 23 और 27 नहीं कराएंगे। उसका रीजन बड़ा सिंपल सा है, क्योंकि जितनी भी कंपनीज हैं आजकल इंडिया में 99.99% कंपनीज जो है वो इंड एएस को फॉलो कर रही हैं। अगर वो और ये जो स्टैंडर्ड्स हैं ना 14, 21, 23, 27 जनरली इन स्टैंडर्ड का ताल्लुक कंपनी से ही है। इससे पहले आपने अमालगमेशन ऑफ कंपनीज करा, इससे पहले आपने कंसोलिडेटेड अकाउंट्स वगैरह करा, ये सब कंपनी से ही रिलेटेड स्टैंडर्ड्स है। अब बिकॉज कंपनीज एग्जिस्टिंग स्टैंडर्ड को तो फॉलो ही नहीं कर रही, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं करती हैं। रेयर केस में ऐसा हो सकता है कि कोई कंपनी अभी भी एग्जिस्टिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करे, ऐसी वो कंपनी होती है जो कि इंड एएस के दायरे में नहीं आती। अदरवाइज 99.99% जो कंपनीज हैं वो इंड एएस को ही फॉलो करती हैं। तो बिकॉज कंपनीज अब इन स्टैंडर्ड को फॉलो ही नहीं कर रही, तो इन स्टैंडर्ड की अहमियत टेक्निकली बिल्कुल खत्म है। तो इसलिए आप इन स्टैंडर्ड को नहीं करेंगे। इज इट क्लियर टू यू? जितने भी एग्जिस्टिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। दूसरी बात, सर क्या एग्जिस्टिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड करने जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है। आप ये मत सोचिए कि इंड एएस के आने से एग्जिस्टिंग स्टैंडर्ड आपके कोर्स से बिल्कुल हट गया। दैट इज नॉट द केस, यू विल स्टिल हैव टू डू दैट। आइए जी, अब आती है बारी फिर इंड एएस की। सब लोगों को मालूम है कि इंड एएस क्या है। इंड एएस जो है वो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पर बेस्ड स्टैंडर्ड्स हैं। जस्ट मैं यहां पर एक पॉइंट क्लियर कर दूं, बहुत से बच्चों को ये इंड एएस, हालांकि ये क्लास में कराया जाता है, ये चीजें पहली क्लास में कराने लायक नहीं होती हैं। अब अनफॉर्चुनेटली अभी फोन आ गया है, तो मैं जस्ट ऐसे ही बता रहा हूं कि आई एम इन द क्लास एंड प्लीज कॉल मी लेटर ऑन। तो अब ध्यान क्या रखना है यहां पर, मैं ये बात बता रहा था इंड एएस के बारे में। बहुत से लोगों को ये रफ वर्क है, मैं ऐसे ही आपको बता दूं। देखो इंड एएस बेसिकली क्या है, सब लोगों को हमें मालूम है कि इंड एएस जो है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पर आधारित स्टैंडर्ड्स हैं। अब जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं, ये मैंने ऐसे ही लिख दिया इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड भी बेसिकली दो तरीके के हैं। एक तो है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ये कोई टर्म नहीं है, ये मैंने सिर्फ बताने के लिए यूज करी। टर्म तो यही है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। और एक होता है आईएफआरएस, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। एक है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। करेक्ट? हो सकता है कि रेड पेन स्क्रीन पे ना आ रहा हो ढंग से, तो मैं जरा येलो पेन ले लेता हूं। ओके, तो एक है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, एक है आईएफआरएस। इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड टोटल 1 से लेके 41 तक, जब से ये बने 1973 से लेकर के आज की डेट तक, करेक्ट, ये टोटल इश्यूड 1 से लेके 41 तक है। यानी कि अगर आपसे कोई पूछे कि हाउ मेनी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सो फार टिल अप टू दिस पर्टिकुलर टाइम हैव बीन इश्यूड, 41। और वैसे मैं आपको बता दूं, आने वाले टाइम में कोई इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अब इश्यू शायद ही हो। करेक्ट? अब ये इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड समय के साथ साथ बदले भी गए, क्योंकि मैंने कहा 1973 से ये प्ले में आए। करेक्ट? अब इसमें से जो स्टैंडर्ड पुराने हो चुके थे उनमें बदलाव लाया जा रहा है। कोई भी ऐसा इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जिसने कि बदलाव लाया, बदलाव लाने के बाद उसको आईएएस की कैटेगरी में नहीं रखा गया है, उसका नाम हो गया आईएफआरएस। बात समझ में आई आपके? अगर अब आपसे कोई पूछे कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स क्या हैं, व्हाट एग्जैक्टली इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, दीज आर नथिंग, दीज आर द चेंज्ड इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो जितने भी इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में बदलाव हुआ, रिवीजन हुआ, कंप्लीट रिप्लेसमेंट हुआ, वो सब बदल करके उनको आईएएस की श्रेणी में ना रख करके उनके लिए एक अलग श्रेणी हमने बना दी, अलग कैटेगरी हमने बना दी, जिसको कि हमने नाम या अल्फाज दिया आईएफआरएस, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। इज इट क्लियर टू यू? तो इंड एएस क्या है? इंड एएस, अगर मैं आपसे कहूं इंड एएस या तो आईएएस पर बेस्ड है या फिर वो आईएफआर पर बेस्ड है। इसका मतलब है कि जितने भी इंडिया के ये जो स्टैंडर्ड्स हैं, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स,
ये इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पर बेस्ड है, या तो ये IAS पर बेस्ड है या ये IFRS पर बेस्ड है। अभी मैंने आपसे एक चीज कही कि जितने भी हमारे इंड AS हैं, जितने भी इंड AS हैं, मैंने अभी आपसे कहा कि या तो ये IAS पर बेस्ड है या फिर ये IFRS पर बेस्ड है। अब जो इंड AS है उसकी नंबरिंग कैसे दी गई है, ध्यान रखना है। सपोज कोई इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंड AS अगर IFRS पर आधारित है, सपोज इंडिया का कोई स्टैंडर्ड IFRS 1 पर आधारित है, तो हमने उसका नाम इंड AS 1 नहीं रखा, हमने क्या रखा 1, करेक्ट, और उसकी लेफ्ट साइड में 100 ऐड कर दिया, यानी कि हमारा इंड AS 101 इज इक्वल टू IFRS 1। बात समझ में आ गई। इसी तरीके से मान लो कोई IFRS 2 है, तो उसका कॉरेस्पॉन्डिंग इंड AS क्या होगा, पहले तो 2 लिखो और उसकी लेफ्ट साइड में 100 ऐड कर दो, ये हो गया 102। यानी कि इसका मतलब यह है कि इंड AS 102 इज नथिंग बट IFRS 2। तो जो IFRS की नंबरिंग है वो 100 की सीरीज में हमने रखी हुई है। इज इट क्लियर टू यू? नंबर 1। नंबर 2, ऐसे इंड AS जो IAS पर आधारित है, सपोज मान लेते हैं कि 3, मान लेते हैं इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की बात कर रहा हूं, अगर कोई इंड AS IAS पर आधारित है तो तब हमने उसमें 100 की सीरीज ऐड नहीं करी है। सपोज मैं आपको बोलूं इंड AS 3, तो इसका मतलब डेट इज इक्वल टू इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। इंड AS 101 इज इक्वल टू IFRS 1, इंड AS 102 इज इक्वल टू IFRS 2। जितने भी इंड AS IFRS पर बेस्ड है वो 100 की सीरीज के हैं, लेकिन जितने भी इंड AS IAS पर आधारित है वो सेम नंबरिंग पर आधारित है। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? तो पहले तो नंबरिंग के बारे में भी आपको थोड़ी जानकारी होनी चाहिए, लेकिन मैंने कहा ये सारी चीजें हम क्लास में लेते हैं क्योंकि ये इंट्रोडक्टरी सेशन है, इसमें हम नॉर्मल बातों पे थोड़ी चर्चा करते हैं। अब मैंने यहां पर एक बोल्ड में लिखा है डू ऑल द इंड AS, घबराओ मत। अब इतने सारे इंड AS करने तो पहले तो बच्चा ही घबरा जाता है कि इतने सारे इंड AS करने पड़ेंगे। कुछ लम्हा पहले मैंने अभी आपसे कहा इतने सारे स्टैंडर्ड में से कितने स्टैंडर्ड का मैंने अभी नाम लिया था। एक बार मैं जल्दी से उसको जरा, यहां पर मेरे पास कोई रफ शीट नहीं है, हाँ एक रफ शीट मेरे को मिल गई है, क्योंकि मेरी नॉर्मल शीटें खराब हो रही है तो उसका कोई फायदा नहीं। लीजिए, अभी मैंने आपको कुछ लम्हा पहले कहा कि जितने भी इंड AS हैं, अब उसमें से आपके कई इंड AS तो ऑटोमेटिकली कवर हो जाएंगे, जैसे कि इंड AS 110, इंड AS 103, इंड AS 111, इंड AS 112, 27, 28, इंड AS 113, इंड AS 102। उसके अलावा इंड AS 107, इंड AS 109, इंड AS 32, ये जो है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के साथ कवर हो जाएंगे, करेक्ट। हालांकि बहुत छोटा सा दिया हुआ है आपके मॉड्यूल में। इंड AS 102 क्या है, शेयर बेस्ड पेमेंट से रिलेटेड है। इंड AS 113 क्या है, फेयर वैल्यू मैनेजमेंट, फेयर वैल्यू से रिलेटेड है, फेयर वैल्यू मेजरमेंट से। इंड AS 110 क्या है, कंसोलिडेशन से रिलेटेड है। इनफैक्ट कंसोलिडेशन से रिलेटेड ये सारे स्टैंडर्ड है। इनफैक्ट 112 अगर आप नहीं भी करते हैं तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 112 हार्डली 1 पेज का इंड AS है, इसका ताल्लुक डिस्क्लोजर से है। तो कंसोलिडेशन से रिलेटेड ये स्टैंडर्ड आ जाएंगे। उसमें हालांकि एक सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, उसको भी मैं कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ करूंगा। इंड AS 103 जो है उसका ताल्लुक, जैसा कि आपको मालूम है, बिजनेस कॉम्बिनेशन से। अब बताओ, इतने सारे इंड AS तो आपके पहले ही हो गए। उसके अलावा एक अच्छी चीज मैं आपको बता दूं, अच्छी चीज ये है कि बहुत सारे इंड AS हैं जो आपको ऐसे स्टैंडर्ड है जो आपको करने की जरूरत नहीं है, जो मैंने यहां लिखे भी हैं। जैसे कि आपको मालूम होना चाहिए कि इंड AS 11 और इंड AS 18 अब हट गए हैं। बहुत से स्टूडेंट को तो ये चीजें मालूम नहीं रहती, बड़ी प्रॉब्लम होती है, फिर बाद में बड़ी प्रॉब्लम करते हैं, इसलिए पहले ही समझ जाओ। इंड AS 11 और 18 हट गए, लेकिन इसकी जगह आपको करना पड़ेगा 115। 115 का ताल्लुक रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन से है, तो ये दोनों स्टैंडर्ड अब आप नहीं करेंगे। उसके अलावा मैंने शीट में ये भी लिखा हुआ है कि 29 आप नहीं करेंगे। 29 जब स्टैंडर्ड आया था, परहैप्स आई वाज द ओनली पर्सन टू से ऑन पब्लिक कि मुझे नहीं लगता कि ये स्टैंडर्ड बहुत
ज्यादा दिन तक टिकेगा, बिकॉज आई फाउंड ओवर देयर लॉट्स ऑफ कंट्रोवर्सीज, एटलीस्ट ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मैं ये नहीं कहना चाहता। लेकिन तो इस स्टैंडर्ड अभी हटा हुआ है का मतलब ये नहीं है कि इसको कंप्लीटली आउट कर दिया, इसका मतलब है कि अभी ये इफेक्ट में नहीं है, अभी इन कुछ स्टैंडर्ड्स पे अभी भी काम हो रहा है, करेक्ट। तो इसलिए आपको इंड एस 29 नहीं करना है। उसके अलावा मैंने इसमें लिखा है कि इंड एस 104 जिसका ये हाइपर इन्फ्लेशनरी बॉडी से था, उसके अलावा इंड एस 104 आपको नहीं करना है इंश्योरेंस से। इसी तरह से आपको जरूरत नहीं है करने की इंड एस 106, 108, 114, ये आपको करने की जरूरत नहीं है। उसके अलावा अभी कुछ महीने पहले इंड एस कुछ महीने पहले इंड एस 17 भी आपका हट गया। ये तो हट गया इंड एस 17 जिसका ताल्लुक लीजेज से था। मैं इंड एस की बात कर रहा हूं, करेक्ट। मैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एस 19 की बात नहीं कर रहा, मैं तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की बात ही नहीं कर रहा, मैं इंड एस की बात कर रहा हूं। तो लीजेस भी आपका हट गया है। अब लीजेस की जगह आपको क्या करना पड़ेगा, 116 का जो अभी एक्सपोजर ड्राफ्ट सामने आया है उसमें कम से कम 116 पेज। इत्तेफाक की बात है कि इंड एस अब हो सकता है 120 भी हो, बच्चों की तो आदत है, ये तो मैसेज लिख देंगे आपने 116 बोला, उसमें 120 पेज है या 110 है। अरे भाई 116 बोला तो वो 117 भी हो सकता है, 120 भी हो सकता है। इंड एस 116 कहने का मतलब ये लंबा और वृहत स्टैंडर्ड है, और ये स्टैंडर्ड तो कॉम्प्रिहेंसिवली चेंज कर दिया गया है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अकाउंटिंग जो मेरे को अभी तक इंफॉर्मेशन मिली है उसके मुताबिक अकाउंटिंग लेसी की बुक्स में चेंज हुई है। हालांकि लेसर की बुक्स में बहुत बड़ा फेरबदल नहीं करा गया है, लेकिन एक्सपोजर ड्राफ्ट के मुताबिक इसमें एटलीस्ट जाहिर है कि इसका मतलब इसकी लंबाई और चौड़ाई काफी बड़ी होगी, और यह भी अब आपके कोर्स का हिस्सा ऑटोमेटिकली है क्योंकि इसमें रिप्लेसमेंट हो गई। तो आपने क्या देखा, इतने सारे इंडेस तो पहले ही हो गए, ये इंडेस आपके हटे गए, तो फिर बचा क्या। इसका मतलब जिन इंडेस पे आपको ज्यादा स्ट्रेस करना, कई बच्चे पूछते हैं, हालांकि कह रहा अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर भी आप इंडेस 8 पे ज्यादा ध्यान देंगे, 10 पे ज्यादा ध्यान देंगे, 105 पे देंगे, 41 पे देंगे, 40 पे देंगे। उसके अलावा इंडेस 12 पे आप ध्यान देंगे। समझ में आया? इन इंडेस को आपने गहराई से पढ़ना है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? तो बहुत ही आसान सा काम है। तो बच्चे बेवजह की अननेसेसरली हंचेस होते हैं उनको कि पता नहीं क्या इसमें चीजें हैं। तो ये मैंने जो बातें कही ये मैंने सब लिखी भी है। ये जो शीट है इसमें जो मैंने बोल्ड में लिखा हुआ है इसका मतलब उसका ताल्लुक जो है वो रेलिवेंट चैप्टर के साथ है। तो जो मैंने ये चीजें कही हैं वही चीजें मैंने यहां पर लिखी भी हैं, करेक्ट। तो इस तरीके से आपके कोर्स का परफेक्ट एनालिसिस हम अपनी तरफ से करके देने की कोशिश कर रहे हैं, और ये भी कोशिश कर रहे हैं कि आपको क्या पढ़ना है। खासतौर से स्टैंडर्ड्स को लेकर के बच्चों में बड़ी आशंकाएं होती हैं। अब ये कुछ बड़ा अच्छा लगता है। पहले तो आप ये जितने भी मैसेज बच्चों के आए ये हमारी साइट पर भी अवेलेबल है, रिस्पेक्टिव साइट्स पर भी, और बहुत अच्छा लगता है। और मुझे कहते समय अब कुछ लोगों को ये एरोगेंट रिमार्क भी लग सकता है, बट आई कैन से that by the grace of love from the student and the Almighty, I happen to be the largest selling faculty for at least FR CFR courses, correct? तो उसका रीजन ये है कि हमने अपनी तरफ से बड़ी ऑनेस्टी के साथ आपको कोर्स की वाइडेस्ट पॉसिबल कवरेज देने की कोशिश करी है। एट द सेम टाइम खासतौर से ऑनलाइन में, अब ये जो बातें ना खासतौर से मैं ऑनलाइन के लिए कर रहा हूं, जरा आप मेरे को 2 मिनट की इजाजत दे दें, ठीक है? क्योंकि फेस टू फेस के बच्चे बोलते हैं सर अचानक पे ये बात क्या आ गई। अब जो ऑनलाइन पे खासतौर से जो हमारे रिकॉर्डेड वर्जन्स पेन ड्राइव मोड में लेते हैं, बहुत बच्चों के दिमाग में कुछ आशंकाएं भी रहती है। उन आशंकाओं के बारे में भी मैं अभी बातचीत करूंगा। तुम लोगों की प्रॉब्लम तो सामने सॉल्व हो जाएगी ना, तुम तो यहीं पर हो। तो ये कुछ मैसेजेस आए हैं और ये हमारी साइट पर भी अवेलेबल है। और जैसे कि के जगदीश कुमार का मैसेज है, मैंने यहां पर अब 150 के करीब मैसेजेस हैं। अब सारे मैसेज को पढ़ना पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैं हल्का सा पढ़ता हूं। अब इसके पीछे ये नहीं है कि वी वांट टू प्रोपोगेट आवरसेल्फ, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, but there is a feeling of satisfaction at the same time. That is the major what we call criteria, that is the major what we call intention here. दूसरा, ऑनलाइन में आप लार्जेस्ट सेलिंग फैकल्टी या एक अच्छी सेलिंग फैकल्टी तब तक नहीं हो सकते जब तक कि आपको ट्रस्ट लेवल आपने स्टूडेंट फ्रेटर्निटी का अर्न ना करा हो। और ट्रस्ट लेवल आप तभी हासिल कर सकते हैं जब आपने जो अपने विचार और अपनी इंटेंशंस और इच्छाएं जो जाहिर करी है उनको पूरा करने के लिए कोई कसर ना छोड़ी हो। यह मेरा अपना मानना है, करेक्ट। जगदीश कुमार ने लिखा है, हमने उनकी कोई एडिटिंग नहीं करी, जिस डेट को उन्होंने लिखा वो डेट और टाइमिंग भी मेंशन है क्योंकि हमने इंटरनेट से ही वो करे हैं। बड़ा अच्छा लगा, उन्होंने लिखा कि ही इज लाइक ए गॉड फॉर अकाउंटिंग एज वेल एज टू अस।
और ये काफी कुछ और चीजें भी जो लिखी है, मैं बिल्कुल शॉर्ट पे मैंने यही लाइन पढ़ी। फिर प्रभात सिंह ने भी लिखा है, बहुत अच्छा सपोर्ट है। और प्रोफेसर जगदीश कुमार ने यह भी लिखा है कि जो जिस साइट से मैंने आपका कोर्स खरीदा था एग्जाम ऑनलाइन से, उनका मेरे को बहुत सपोर्ट सिस्टम भी बहुत अच्छा लगा। एग्जाम ऑनलाइन से इन्होंने कोर्स खरीदा था। इसी तरह प्रभात सिंह ने भी एग्जाम ऑनलाइन से खरीदा है कोर्स, और वो कहते हैं कि टीचर सपोर्टिव टीचर है, बेस्ट है इंडिया के। और उन्होंने ये भी लिखा है स्पेशली फॉर द न्यू कोर्स ऑफ CFR, करेक्ट। और उन्होंने भी एग्जाम ऑनलाइन की तारीफ लिखी है। और उसके अलावा साजिन पुदीर ने लिखा है कि संजय वेल्किन सर को मैं इंटरमीडिएट लेवल से फॉलो कर रहा हूं, वो बड़ी बेस्ट फैकल्टी है फाइनेंशियल अकाउंटिंग की, कंपनी अकाउंट्स की और CFR की। और आगे उन्होंने ये भी लिखा है कि अब बहुत सारी कुछ प्रेज लिख दिया, अब ज्यादा प्रेज करूंगा तो कुछ लोगों के तो कमेंट आने शुरू हो जाएंगे कि अपने को एक प्रेज करते हैं, तो इसलिए मैंने ज्यादा नहीं पढ़ा। और इन्होंने भी एग्जाम ऑनलाइन की तारीफ करी है। और प्रदीप पायल ने दो शॉर्ट रिक्वेस्ट में लिखा है कि एक्सीलेंट क्लास, एक्सीलेंट कोर्स और एक्सीलेंट वीडियो एंड थैंक्स फॉर फास्ट ट्रैक रिवीजन ऑल्सो। हर्ष मंगनानी ने लिखा है कि टीचर इज अमेजिंग विद लॉट्स ऑफ कंसेप्चुअल नॉलेज। बहुत से बच्चों ने एक्चुअली, बहुत से बच्चे यहां लोग सोच रहे हैं, भाई तुम पूछ रहे हो कि भाई ये क्यों पढ़ रहा हूं, क्योंकि बच्चों ने मेरे को मैसेज करे कि हमारे मैसेज जरूर पढ़ना। अब मैं क्या कर सकता हूं, तुम्हारी बातें माननी है तो बच्चों को भी तो माननी है कि नहीं माननी है। तुम्हारी हम हर बात मानते हैं, इस बात को ध्यान रखो। इंटरमीडिएट से पढ़ रहे हो ना तुम हमसे, तो हाँ। हर्ष बगनानी ने जल लिखा है कि टीचर इज अमेजिंग विद लॉट्स ऑफ कंसेप्चुअल नॉलेज। फिर आदित्य वारखड़े लिखते हैं, आदित्य वारखड़े, शायद मैंने गलत भी कहीं प्रोनाउंस ना कर दिया हो। अगर आदित्य सुन रहे हैं तो थैंक्स फॉर ग्रेट लेक्चर, अमेजिंग लेक्चर्स, कंप्लीट नॉलेज विद मैक्सिमम कवरेज। वकास है, इन्होंने ये नहीं लिखा कि कहां से लिखा है, मतलब बाकी ने तो जगह मेंशंस करी है, कोई मुंबई में है, कोई हैदराबाद में है। आगे वकास कहते हैं दिस फीडबैक आई एम गिविंग आफ्टर वॉचिंग योर कोर्स फॉर 3 months, थैंक्स सर फॉर सच ए वंडरफुल कोर्स वीडियो। इस तरह से वकास का ये मैसेज है। और उसका प्रिया जोशी लिखती है कि ग्रेट टीचिंग स्किल्स, थैंक्स संजय वेल्किन सर। NExamOnline को भी इन्होंने सराहा है। शालिनी साजवान, एक्सीलेंट टीचिंग स्किल एंड एक्सीलेंट सपोर्ट और एग्जाम ऑनलाइन के लिए एक्सीलेंट टीचर, गुड सर्विस, आई एम इम्प्रेस्ड, ये लिखते हैं हेतल कच्चा, KACHA। फिर मंजुनाथ हेगड़े कहते हैं कि नाइस कोचिंग एंड मस्ट जॉइन टू एवरी स्टूडेंट, आई कैन से एंड आई विल गिव 5 स्टार रेटिंग एंड एक्सीलेंट सर्विसेज फ्रॉम एग्जाम ऑनलाइन। दुर्गेश कुमार कहते हैं कि द वे सर मेड एवरीथिंग सिंपल फॉर अंडरस्टैंडिंग वॉज एक्सीलेंट and the number of problem I did in the class helped me to retain the most of them. Thanks sir and thanks Exam Online। अब ये एक मैसेज और आया है और उन्होंने नाम ही नहीं दिया अपना, अब नाम कैसे पढ़ूं मैं, लेकिन जो मैसेज है वो ये है कि गुड, आई एम फ्रॉम RK पुरम दिल्ली। अच्छा, ये दिल्ली से ही है। आई थिंक ही इज नॉट ओनली द बेस्ट टीचर इन दिल्ली बट ऑल्सो इन इंडिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन। इसी तरह वैभव उपाध्याय ने भी लिखा है, पंकज ने भी लिखा है, आप देख ही रहे हैं क्या लिखा है, मनोज ने भी लिखा है, तमिल मेतई ने लिखा है बेस्ट फॉर CMA फाइनल, CFR स्टूडेंट, थैंक्स फॉर सच नाइस वीडियो क्लासेस। थैंक यू तमिल मेतई। फिर पेनम, अच्छा ये जो मैसेज अभी आया ये हाल ही में है, 15 फरवरी की डेट है। देखो ये 15 फरवरी दिख रही है आपको, राइट, 2020। और हां, मैं आपको ये भी बता दूं कि मैं रिकॉर्डिंग कौन सी, आज क्या तारीख है, मैं तो तारीख की मेरे को याद नहीं रहती है, लेकिन ये फरवरी का मंथ है, 2020 है, करेक्ट। और आगे कहते हैं पेनम रेशमा, I have purchased CFR for CMA final June 2020 attempt. See here, they have already purchased. My God, they have booked होना चाहिए। Anyway, I'm really very satisfied with the way। अच्छा, इन्होंने पहले कोर्स हमारा खरीदा होगा जून 2020 के लिए। ये कई मैसेज ऐसे भी होते हैं। अदरवाइज जो पहले वाले मैसेज हैं ये वो हैं जिन्होंने लास्ट टाइम हमारा कोर्स खरीद लिया है और खरीदने के बाद अपने कमेंट दिए हैं। I am really very satisfied with the way of teaching and the methodology of teaching of Sri Sanjay Velkin sir. Oh my God, first time someone using Sri, I am feeling elated. I feel lucky to have opted for this. तो ये कुछ मैसेज हैं, अब ज्यादा मैसेजेस के बारे में मैं नहीं पढ़ूंगा। अब ये 3-4 है कि मैं इसको भी पढ़ देता हूं, क्योंकि बच्चों के ना मैसेज आते हैं, वो कहते हैं हमारे नाम जरूर ले लेना। सगुफ्ता शेख मुंबई से हैं, वो कहती है मैंने CA फाइनल का कोर्स लगा और मुझे बड़ा कन्वीनियंट टेक्नोलॉजी लगी। उन्होंने FR के कोर्स के बारे में लिखा है, CFR के बारे में नहीं है। ये FR वाले हैं, तो FR वाले की गलती से ये शीट यहां पर आ गई है। रोमिक जैन ने भी लिखा है कि I haven't seen this dedication, quality and honest performance in teaching। नेहा मेहरा कहती है कि बहुत ओवरऑल गुड कोर्स है संजय सर और मैं इस कोर्स को रिकमेंड करूंगी। थैंक यू। प्रीति गोयल कहती है इज द बेस्ट टीचर। चलो, बहुत अच्छा लगता है जब स्टूडेंट के मैसेजेस है। अब मेरी आपसे बातचीत एक आध पॉइंट पर रह गई है। बच्चों की तरफ से अगला क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, खास तौर से कि क्या हमें मॉड्यूल साथ में करना है। इसका आंसर मैं दे चुका हूं।
आप करना चाहें, यू आर मोस्ट वेलकम टू डू दैट। आप नहीं भी करते हैं तो आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने कुछ लम्हा पहले कहा कि हमने कतरा कतरा एक एक क्वेश्चन उसमें कवर करा है। मॉक टेस्ट सीरीज, लेकिन मेरी एडवाइस हमेशा स्टूडेंट्स को रहती है कि आपका इंस्टीट्यूट जब एग्जामिनेशन से एक महीने पहले कोई मॉक टेस्ट सीरीज रिलीज करता है तो उस सीरीज को कम से कम आप एक बार जरूर देखेंगे। और मैंने ये चीज लिखी है 3 फेज प्रिपरेशन। बहुत से बच्चों का हमेशा क्वेश्चन होता है, सर कितने बार कोर्स करना चाहिए। ये कोई पूछने वाला क्वेश्चन कम से कम इस लेवल पे नहीं है। फर्स्ट फेज शुड बी द डीपेस्ट एंड इनसाइटफुल वन। बहुत डीपली, गहनता से, गहराई से, तन्मयता से सारी चीजें पढ़नी है। और कोई भी मेरे से ये क्वेश्चन ना करे। कई बार बच्चे पूछते हैं कि क्या इसको छोड़ा जा सकता है, इसको छोड़ा जा सकता है, तो वो चीज पॉसिबल नहीं होगी। पहले फेज में आपने डीपली हर चैप्टर को पढ़ना है। दूसरा फेज जब आपका होगा तो जो भी चीज आपने पढ़ी है, खास तौर से उसके जो मेजर पॉइंट्स हैं वो आपके दिमाग में रहने चाहिए। जैसे आपने बिजनेस कॉम्बिनेशन एक बार कर लिया, इट्स अ प्रीटी लॉन्ग चैप्टर, अब दोबारा तो आप सारा नहीं कर सकते। बात समझ में आई है? तो कहने का मतलब है दूसरे फेज में आप उसको टेक्निकली सॉल्व करने की कोशिश ना करें। आप सिर्फ क्वेश्चंस की रीडिंग करें और देखें कि क्या आप इस क्वेश्चन को कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। हां, अगर कहीं पर आपको लगता है कि उतना कॉन्फिडेंस नहीं लग रहा है तो तब आप उसको प्रॉपर्ली सॉल्व करने की कोशिश करें। दिस शुड बी योर अप्रोच इन द सेकंड फेज। फाइनल फेज में आपका अप्रोच क्या रहना चाहिए? फाइनल फेज में बेसिकली, वैसे हम अपनी तरफ से कोशिश करेंगे, हालांकि मैं कमिट अभी नहीं कर सकता, कि हमारी कोशिश तो वैसे यही रहती है कि एग्जामिनेशन से एक आध महीने पहले हम एक रिविजन सॉर्ट ऑफ व्हाट वी कॉल क्रिस्प पॉइंट्स को लेकर के कोर्स तैयार करें, जिसमें कि मुश्किल से मैं चाहता हूं 3 घंटे के अंदर सारी चीजों की कवरेज हो जाए। तो उस वीडियो को हम कोशिश करेंगे बनाने की। अभी फिलहाल मेरा कमिटमेंट नहीं है, लेकिन एट द सेम टाइम मेरी कोशिश पूरी रहेगी। एटलीस्ट यू कैन ट्रस्ट अपॉन मी, करेक्ट? और नहीं तो अगर बाई चांस मैं ऐसा नहीं कर पाता हो तो आप तो कुछ करेंगे। तो जब भी आप डीप पेनिट्रेटिव स्टडी के बाद और सेकंड फेज की स्टडी के बाद जब आप तीसरे फेज पे आएंगे तो आपने सिर्फ क्या करना है, आपने चैप्टर ओपन करा, आपने आंख बंद करके सिर्फ ये सोचना है इस चैप्टर में क्या होता था, इसकी फॉर्मेशंस क्या थी। दैट इज द बेस्ट वे टू रिकैप, दैट इज द बेस्ट वे टू व्हाट वी कॉल रिटेन द थिंग्स, करेक्ट? अगर क्वेश्चंस में हर पॉइंट के और याद करने की कोशिश करो कि इस चैप्टर में क्या क्या सेक्शन से, इस सेक्शन में हमने क्या पढ़ा था, क्या नहीं पढ़ा था, कहीं पर आपको डाउट है तभी देखें। तो दिस इज द बेस्ट वे टू रिवाइज द एंटायर चैप्टर। एंड लेट मी टेल यू, it is almost my research that this way actually you can retain the most of the things, and not only retain but you can feel very confident about it. तीसरी चीज आती है where to buy my courses from. कई बार ये ऑनलाइन स्टूडेंट सवाल पूछते हैं। कुछ तो मैंने आपको इशारा करा, लेकिन मेरी एक एडवाइस ये है, प्रेजेंटली एग्जाम ऑनलाइन, करेक्ट? दिस इज द साइट वेयर आई एम मोस्टली एसोसिएटेड विद एंड सुपरप्रॉस। इसके अलावा बस आप, क्योंकि मैं बाकी साइट का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन बहुत सी साइटें हमारे नाम का मिसयूज करती हैं, जो अच्छा नहीं लगता है हमें भी। लेकिन स्टूडेंट फ्रेटर्निटी ट्रैप में ना आए, तो पिछले कुछ टाइम से मैंने अपने यूट्यूब वीडियोस में भी लिखना शुरू कर दिया है, और अपनी जो हमारे इंट्रो वीडियोस होते हैं उसमें मैंने बताना भी शुरू कर दिया है कि आप इन 2 साइट को प्रेफर करेंगे। एग्जाम ऑनलाइन के बारे में चर्चा थी, अभी मैंने सुपरप्रॉस वाले से डाउनलोड नहीं करी है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, ये सिर्फ मैंने भी एग्जाम ऑनलाइन वाले आपके सामने चर्चाएं रखी है, करेक्ट? तो मौका मिला तो उनके भी व्यूज मैं आपके सामने दूंगा, तो ये 2 ऑप्शंस आपके पास रहने चाहिए, करेक्ट? तो इस नोट पर मैं इस सेशन को अब फिनिश करता हूं। उम्मीद है कि आगे अब जब हम कोर्स स्टार्ट करेंगे तो जितनी तादाद में आज के दिन थे उतनी तादाद में नेक्स्ट क्लास में भी सारे मौजूद होंगे। विद ऑल द बेस्ट विशेस, करेक्ट? वी नाउ फाइनली व्हाट वी गॉट एंड दिस पर्टिकुलर सेशन।